हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होगा और सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आज हम फिजिक्स के लेक्चर की शुरुआत करेंगे जिसमें हम बेसिक से कवर करने वाले हैं। तो मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है ईश्वर चौधरी और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। मुझे फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते पिछले 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं। IIT JEE और नीट के बच्चों को मैं फिजिक्स बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय फिजिक्स? फिजिक्स क्या है? फिजिक्स से आप क्या समझते हो? तो हमारे आसपास बहुत सारी फिनोमिना होती है, जैसे पंखा चल रहा होगा, कार चलाते हैं हम, ठीक है, रेनबो बनता है, बारिश वारिश होती है, ठीक है, हमें गर्मी लगती है, हमें ठंड लगती है, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी फिनोमिना होती है, नेचुरल फिनोमिना होती है, उनकी स्टडी कहलाती है फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना, ठीक है, नेचुरल फिनोमिना। हमारे आसपास जितने भी फिनोमिना होती है वो नेचुरल फिनोमिना होती है और उनकी स्टडी कहलाती है फिजिक्स। तो फिजिक्स लैटिन वर्ड से आया है, ठीक है, लैटिन वर्ड है और उसका मीनिंग होता है नेचर। उसका मीनिंग होता है नेचर, है ना। तो फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना को हम बोलते हैं फिजिक्स, ठीक है। अब देखो, फिजिक्स की स्टडी करनी है, कोई भी चीज की जब स्टडी करनी होती तो आपको उसके कुछ लॉस पता होना चाहिए। जैसे आप कोई गेम देखते हो, क्रिकेट अगर आप देख रहे हो, IPL देख रहे हो, तो आपको कुछ लॉस पता होंगे तो आप उसको अच्छे से समझ पाओगे या अच्छे से खेल पाओगे। उसी तरह फिजिक्स को समझने के लिए भी आपको क्या होना चाहिए? कुछ लॉ या कुछ रूल्स पता होने चाहिए। लॉस क्या है? लॉस कुछ बेसिक प्रिंसिपल है, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है जो कि आपको फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करेंगे और आपको कुछ नई नई चीजें पता चलेगी इन लॉ से। तो लॉ कैसे बनते हैं? देखो, अगर हम बात करें कि फिजिक्स के लॉज, तो लॉज क्या होते हैं? लॉज वो स्टेटमेंट या वो प्रिंसिपल होते हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। यानी कि ऐसे नहीं आपने उठ के कुछ भी बोल दिया, उनका आपको प्रूफ होता है, उनका प्रूफ होता है, उनका एक रीजन होता है कि ये चीज कैसे होती है और वो उनकी कुछ एक कंडीशन होती है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में वो लॉ वैलिड होता है। तो लॉज की बात करते हैं, तो लॉ कैसे बनती है? देखो भाई, फिजिक्स से हम आसपास नेचुरल फिनोमिना देख रहे हैं। तो नेचुरल फिनोमिना में हम सबसे पहले क्या होता है हमारा, कोई फिनोमिना हुई, जैसे कि मान लो न्यूटन था, तो न्यूटन के सर पर एप्पल गिरा था, ठीक है, न्यूटन के सर पे क्या गिरा था? एप्पल वाली घटना हुई थी इसके साथ, ठीक है, फॉलिंग ऑफ एप्पल, फॉलिंग ऑफ एप्पल ऑन दी न्यूटन्स हेड। तो उसके सर पर एप्पल गिरा था। अब ये घटना हुई थी। अब देखो, उससे एप्पल गिरा उसके सर पर, उसने ये चीज देखी कि सर पर एप्पल गिरा, उसको गुस्सा आया, उसने एप्पल को ऊपर फेंका, एप्पल को ऊपर फेंका। फिर उसने देखा कि एप्पल वापस नीचे आता है, नीचे आता है। यहां से उसने एक चीज ऑब्जर्व करी कि किसी भी चीज को ऊपर फेंको वो नीचे आता है। अब वो घर गया, उसने टेबल कुर्सी सबको उठा के फेंका, सारी चीजें नीचे आ गई। फिर उसकी मम्मी ने उसको भी उठा के नीचे फेंका, ऊपर फेंका, वो नीचे आ गया। तो वहां से उसने एक ऑब्जर्वेशन करा कि भाई हर चीज नीचे आती। फिर एक कंक्लूजन निकाला कि धरती हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, अर्थ हर एवरीबॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उसने ये पे वहां पे कंक्लूजन निकाला, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या प्रोसेस हुई। सबसे पहले तो क्या हुआ? सबसे पहले तो एक एक्सपेरिमेंट हुआ। कोई भी लॉ कैसे बनता है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ? एक एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? जिसके रिजल्ट हमें पता नहीं है, रिजल्ट इज अननोन, रिजल्ट इज अननोन। ऐसे फिनोमिना को हम कहते हैं एक्सपेरिमेंट, है ना, हमें मालूम नहीं था। उसके बाद क्या करा आपने? ऑब्जर्वेशन करा, ऑब्जर्वेशन करा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन करा न्यूटन ने कि सारे हर चीज नीचे आती है। उसके बाद उसको बार बार उस एक्सपेरिमेंट को उसने रिपीट किया, है ना, तो रीडिंग निकाली बार बार, ठीक है। उसके बाद वो एक कंक्लूजन पे पहुंचा, ठीक है। कंक्लूजन मतलब फाइनल रिजल्ट, कंक्लूजन मतलब फाइनल रिजल्ट। उसने देखा, देखो एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्सपेरिमेंट था कि भाई उसने किसी भी चीज को उठा के फेंका, ऑब्जर्वेशन क्या था? वो चीज नीचे आती। तो उसने बार बार रीडिंग करी, उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। रीडिंग का मतलब है
रिपीटेशन, ठीक है, और फिर वहां से कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन मतलब एक फाइनल रिजल्ट निकाला, और ये सारी प्रोसेस होने के बाद एक लॉ बन गया, ठीक है। कौन सा लॉ बन गया? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक लॉ बन गया। तो लॉ ऐसे नहीं बन जाता कि आपने बोल दिया कि 2 + 2 = 4, ऐसे लॉ नहीं बन जाता है। उसके कुछ एक्सपेरिमेंट होते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन होता है, फिर उसके बाद यही एक्सपेरिमेंट अलग अलग चीजों के साथ दोहराया जाता है, यानी अलग अलग रीडिंग होती है, रिपीटेशन होता है। उसके बाद वहां से हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, फाइनल रिजल्ट निकालते हैं, और तब जाके आखिरी में आपका एक स्टेटमेंट बनता है जिसे हम लॉ कहते हैं। अब देखो कई बार फिजिक्स में क्या होगा कि आपको फॉर्मूले या प्रिंसिपल होते हैं, तो प्रिंसिपल बहुत लंबे होते हैं तो हम उनको फॉर्मूले में यानी शॉर्ट में लिख देते हैं, जैसे F = ma, तो ये आपको रिलेशन बता देगा फोर्स और बॉडी के एक्सीलरेशन में, ठीक है। तो फिजिक्स को समझने के लिए आपको लॉज पता होना चाहिए, कुछ बेसिक लॉ, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस तरीके से आपको फिजिक्स के अंदर आपको इतना कवर करना है। उसके बाद सबसे बात आती है कि बेसिक में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है, कोई भी चीज को हम जब पढ़ते हैं तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, उसकी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फिजिक्स के अंदर हम मेजरमेंट करेंगे। तो आपका जो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट आता है वो आता है यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, यूनिट एंड मेजरमेंट। अब प्रश्न आता है कि भाई यूनिट किसकी, मेजरमेंट किसका, है ना। तो आप फिजिक्स के अंदर कुछ क्वांटिटीज पढ़ोगे, फिजिक्स के अंदर कुछ पैरामीटर पढ़ोगे जिन्हें हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, उनको हम मेजर करेंगे, और मेजर करने के बाद उनको हम किसी एक यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे, यूनिट सिस्टम में एक्सप्रेस करेंगे। तो मेजरमेंट का मतलब क्या है? मेजरमेंट का मतलब है कि किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू को, किसी भी अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी के साथ कंपेयर करना, दिस इज कॉल्ड मेजरमेंट। तो सबसे पहले अगर आप बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी काय होते, फिजिकल क्वांटिटी क्या? तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको आप मेजर कर सकते हो, जिनको आप एक्सप्रेस कर सकते हो किसी यूनिट सिस्टम में, ऐसे पैरामीटर जिनको आप मेजर कर सकते हो, जिनको आप किसी भी यूनिट सिस्टम में एक्सप्रेस कर सकते हो, ऐसी क्वांटिटी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, या ऐसे पैरामीटर को हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई? द पैरामीटर्स और क्वांटिटी, द पैरामीटर्स और quantity which can be measured and expressed in a unit system, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए? मेजरेबल होनी चाहिए, दे आर एबल टू मेजर, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, है ना। अब क्या होता है, कुछ बुक में लिखा रहता है कि फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम फील कर सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। यस, कि हम जिनको फील कर सकते हैं, सिर्फ फील करने से फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो जाएगा। अबे आपको गुस्सा आ रहा है, ये फीलिंग है, लेकिन कितना गुस्सा आ रहा है कि आप इसको मेजर कर सकते हो? आप बहुत खुश हो, कितना खुश हो, क्या आप इसको मेजर करके बता सकते हो कि मैं इतना खुश हूं? नहीं कर सकते ना, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी। लेकिन मैं बोलूं कि इस बोर्ड की लेंथ इतने मीटर है, इतने फीट है, ठीक है, 4 फीट है, इसकी विड्थ 3 फीट है, तो क्या आप ये इस चीज को फील कर पा रहे हो? आप इस चीज को फील कर लोगे, आप इसको मेजर भी कर सकते हो, है ना, कि भाई ये आप इसको नाप के देख सकते हो, तो ये मेजरेबल भी है। तो कोई भी पैरामीटर या कोई भी क्वांटिटी अगर आप उसको मेजर कर पा रहे हो तो वो फिजिकल क्वांटिटी है, अदरवाइज वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो एग्जांपल के लिए अगर हम किसी बॉडी का मास मेजर कर सकते हैं, है ना, तो फिजिकल क्वांटिटी हो गई। लेंथ मेजर कर सकते हैं, टाइम मेजर कर सकते हैं कि भाई अभी कितना टाइम हुआ, तो ये सब क्या आ जाएगी? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। किसी बॉडी के पास कितनी एनर्जी है या वर्क है, ये सब क्या आ जाएगी? आपकी फिजिकल क्वांटिटी। तो पहली बात तो आपको क्लियर हुई कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है।
फिजिकल क्वांटिटी वो पैरामीटर या वो क्वांटिटी होती है जिनको हम किसी यूनिट में, किसी यूनिट सिस्टम में एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड आता है मेजरेबल। अगर किसी क्वांटिटी को आप मेजर नहीं कर पा रहे हो, दे कैन नॉट बी मेजर्ड, तो हम उसको फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब समझ में आया कि ऐसे पैरामीटर जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की टाइप की बात करेंगे, यूनिट पे भी आएंगे, बट पहले अपन इसके बारे में समझ लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली दो टाइप की होती है ना, अकॉर्डिंग टू उनका ओरिजिन, कि भाई वो कैसे ओरिजिन हुई, कैसे लाई गई है, वो कहां से आई है, उस बेसिस पे हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें पहला ले लेंगे अपन अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन या डिपेंडेंसी, अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन या डिपेंडेंसी, कि भाई वो डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही है किसी और क्वांटिटी पे। तो अकॉर्डिंग टू देयर डिपेंडेंसी या ओरिजिन, तो इस बेस पे आपकी फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अगेन ठीक है, आपकी फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक हो जाएगी आपकी बेसिक और फंडामेंटल और इंडिपेंडेंट, बेसिक और फंडामेंटल और इंडिपेंडेंट, नाम में ही दिख रहा है देखो, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, दूसरी आपकी हो जाएगी डिराइव्ड और डिपेंडेंट क्वांटिटी और डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी, और नॉन फंडामेंटल, इसको नॉन फंडामेंटल भी कहते हैं। चलो भाई, दो टाइप की होती है नॉन फंडामेंटल, दो टाइप की आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी होती है आपकी नॉन फंडामेंटल और डिपेंडेंट। अब देखो नाम से लग रहा है, अब अगर मैं बोलूंगी यार इसकी लेंथ निकालो, आप इसकी लेंथ मेजर करके बताओ, तो क्या आपको उसका एरिया मेजर करना पड़ेगा? नहीं। क्या आपको इस बोर्ड का मास मेजर करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या आपको टाइम मेजर करने की जरूरत है कि नहीं? अभी नापो, पहले टाइम चेक करोगे 4 बजे 5 बजे, तब जाके इसको मेजर करोगे? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं। डायरेक्ट मतलब क्या? डायरेक्ट का मतलब है कि आपको अगर वो एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है तो आपको कोई और फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने की जरूरत नहीं है। सर नहीं समझ में आया? अगर मैं पूछूं कि अभी समय कितना हुआ है, व्हाट इज द टाइम, कितना बजा है, तो क्या आप घड़ी का मास चेक करोगे, मास मेजर करोगे क्या? नहीं करोगे। क्या लेंथ मेजर करोगे क्या? नहीं करोगे। इसका मतलब कि ऐसी क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है उनको हम इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। नाम में लग रहा इंडिपेंडेंट, यानी कि जो दूसरे पे डिपेंड ना करे, ऐसी क्वांटिटी को हम कहेंगे इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो दिस फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली and they are independent, they are not dependent या independent, they are independent of other physical quantity, जिनको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो, जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी को हम कहेंगे बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी। तो एग्जांपल आप बता सकते हो बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी का एग्जांपल आप बताओ। मास, क्या मास मेजर करने के लिए आपको दूसरी चीजें मेजर करनी पड़ती है? ऑफ कोर्स नहीं। लेंथ, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। अब एक बात बताओ, अगर मान लो मैं पूछूं इस बोर्ड का एरिया कितना है ना, व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस बोर्ड,
तो क्या आप इसका एरिया डायरेक्ट बता सकते हो, या मैं बोलूं कि एक रूम है उसका एरिया बताओ, मेजर करो, तो क्या आप एरिया डायरेक्ट मेजर कर सकते हो? ऐसी कोई डिवाइस नहीं बनी कि डायरेक्ट एरिया मेजर कर लो। एक सर्कल का बोल दूं कि एक सर्कल का एरिया बताओ, तो आपको पहले रेडियस पता होनी चाहिए। तो मान लो बोर्ड का एरिया अगर आपसे पूछा है तो आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हो, आप बोलोगे सर इसकी लेंथ बताओ, विड्थ बताओ, तब जाके आप इसको कैलकुलेट करवाओ। तो यहाँ पे एरिया किस पे डिपेंड कर गया? लेंथ पे। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक कार से पूछेगी कि इस कार की स्पीड बताओ, इसकी रफ्तार बताओ, कितनी रफ्तार से चल रही। तो वहां पे अगेन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितने पैरामीटर आ गए? 2, यानी 2 फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर गई आपकी स्पीड। पहली स्पीड क्या, पहला पैरामीटर क्या हो गया आपका? लेंथ मतलब डिस्टेंस, और दूसरा पैरामीटर हो गया आपका टाइम, और दोनों इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है ना। तो ये स्पीड कौन सी क्वांटिटी हो गई आपकी? डिराइव क्वांटिटी या डिपेंडेंट क्वांटिटी? तो आप ऐसा बोल सकते हो कि वो क्वांटिटीज जिनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, मतलब जिनको हम मेजर करेंगे तो हमें सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करना पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि ये वाली क्वांटिटी किस पे डिपेंड कर गई? आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी पे डिपेंड कर गई, है ना। इनका नाम बेसिक या फंडामेंटल ऐसे ही नहीं रखा है, इंडिपेंडेंट, इनका नाम में ही एक मीनिंग है कि ये दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। तो अब डिराइव क्वांटिटी में क्या हो जाएगा? दिस फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन दी अदर क्वांटिटी। अदर मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी। ये किस पे डिपेंड करेगी? फंडामेंटल पे डिपेंड करेगी। तो पहले कौन आएगा? पहले इंडिपेंडेंट आएगा, डिपेंडेंट आएगा? ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले इंडिपेंडेंट आता है, उसके बाद में डिपेंडेंट आते, है ना। कोई भी इंसान है, कोई भी, तो पहले इंडिपेंडेंट आएगा, उसके पीछे डिपेंडेंट लोग होते हैं, ठीक है। तो दिस फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन दी फंडामेंटल क्वांटिटी और बेसिक क्वांटिटी और अदर क्वांटिटी। ओके, ठीक है। इसका मतलब क्या सर इनको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर मैं पूछूं कि वॉल्यूम बताओ, तो अगेन आपको लेंथ, विड्थ और हाइट वगैरह बताना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि डेंसिटी बताओ, तो आपको मास और वॉल्यूम बताना पड़ेगा। तो ये डिपेंड कर गई ना दूसरी क्वांटिटीज पे। क्या आप इनको डायरेक्टली मेजर कर पा रहे हो? अगर मैं पूछूं कार की स्पीड बताओ, तो आपको डिस्टेंस और टाइम दोनों मेजर करना पड़ेगा। सो यू कैन नॉट मेजर दी स्पीड ऑफ कार डायरेक्टली। इतनी बात क्लियर है? तो they cannot measure directly, they can't measure directly। डायरेक्टली का मतलब क्या है कि भाई आप उनको जब मेजर करोगे तो आप सीधे सीधे उनको मेजर नहीं कर सकते हो, आपको कुछ क्वांटिटीज पहले मेजर करनी पड़ेगी, तब जाके आपको एक रिलेशन मिलेगा। तो वो रिलेशन ही तो क्या है? डेरिवेशन है ना, डिराइव्ड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि वो रिलेशन बताएगा फंडामेंटल क्वांटिटी पे किस तरह से डिपेंड करती है। सर इसके एग्जांपल बता दो। बिल्कुल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, मतलब क्या हो गया आपका? स्पीड, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा, ये सारी क्या हो जाएगी? ये सारी ये सारी डिपेंडेंट क्वांटिटी या डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग, इन द एसआई सिस्टम वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। हमारे पास कितनी क्वांटिटीज है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और उनकी यूनिट को हम फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे। और इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, उनकी यूनिट को हम सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। तो आपको इधर याद रखना है कि इनकी नंबर कितनी है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। हाउ मेनी फंडामेंटल क्वांटिटीज वी हैव? वी हैव 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। 2 फिजिकल क्वांटिटी कैसी है? सप्लीमेंट्री। सर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कितनी है? ये बहुत सारी, इनको याद रखने की जरूरत नहीं, आप मेन याद रखो, और फंडामेंटल या इंडिपेंडेंट को याद रखो, डिराइव्ड वाली को याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिराइव्ड तो आप डिराइव कर सकते हो ना, कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको बेसिक, नाम में क्या है? बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को याद रखने की जरूरत है, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ये तो पहला टाइप था अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन। देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी
ऐसे पैरामीटर होते हैं या ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनको हम किसी भी यूनिट सिस्टम के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनका हम फील ले सकते हैं। ऐसी क्वांटिटीज या ऐसे पैरामीटर को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया, ये सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन और डिपेंडेंसी, कि भाई दूसरे पे डिपेंड कर रही है या नहीं कर रही है। तो एक हो जाएगी इंडिपेंडेंट और दूसरी हो जाएगी डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होगी, वो पैरामीटर होंगे जो डायरेक्टली मेजर किए जा सकते हैं, यानी कि जिनका अगर मेजरमेंट लेना है तो आपको किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, किसी और फिजिकल क्वांटिटी को आपको मेजर नहीं करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम कितना, तो आप डायरेक्टली टाइम बता सकते हो। आपको लेंथ, विड्थ, एरिया, मास, फलाना ढिमका कुछ भी मेजर करने की जरूरत नहीं है। तो ये वाली क्वांटिटी हो जाएगी इंडिपेंडेंट, जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है। इसका नेचर कैसा हो गया? बोलो, इंडिपेंडेंट। दूसरे नंबर पे आती है आपकी डिपेंडेंट। नाम में ही डिपेंडेंसी छुपी है। क्या है? डिपेंडेंसी। तो जिनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम कहेंगे, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम कहेंगे डिराइव्ड और डिपेंडेंट। तो क्या आप एरिया डायरेक्टली मेजर कर सकते हो? नहीं, यू कैन नॉट। क्या आप वॉल्यूम डायरेक्टली मेजर कर सकते हो? ऑब्वियस सी बात है, आप वॉल्यूम को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो ये सब क्वांटिटी क्या हो जाएगी? ये सब क्वांटिटी डिराइव्ड और डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगी। आया समझ में? तो ये पहला क्लासिफिकेशन था अकॉर्डिंग टू देयर डिपेंडेंसी और ओरिजिन, फंडामेंटल और इंडिपेंडेंट। और दूसरा क्या हो जाएगा? डिपेंड और डिराइव। और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की संख्या कितनी है? देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। कौन कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है? आई विल टेल यू थोड़ी देर में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन की बात करें हम, तो सेकंड क्लासिफिकेशन आपका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। ठीक है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ती है, आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ती। अगर डायरेक्शन आप बोलोगे सर डायरेक्शन नहीं बताएंगे, तो डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो फिर उस चीज का मीनिंग नहीं रहेगा, वो आधा अधूरा इनकम्प्लीट हो जाएगा। इसलिए अगर आपको उसको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करना है तो आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, टाइप बी सेकंड क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन डिपेंडेंसी बोल सकते हैं अपन इसको। ठीक है, कि कौन सी क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है और कौन सी क्वांटिटी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। तो देखो भाई, मैग्नीट्यूड तो हर क्वांटिटी के पास, मैग्नीट्यूड क्या, जब आप किसी क्वांटिटी को मेजर करोगे तो आप कुछ ना कुछ रिजल्ट लिखोगे ना। जैसे आपने अपना अगर मान लो इसका आपने लेंथ निकाला, तो आपने बोला 4 फीट, ठीक है, तो 4 फीट, तो 4 के साथ आपने क्या लिखा? फीट लिखा। दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 4 फीट, है ना। ये आपका क्या हुआ? मैग्नीट्यूड। दिस रिजल्ट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ओके, तो मैग्नीट्यूड के बिना तो कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखी नहीं जा सकती, है ना। आप कैसे बताओगे भाई आपने कुछ मेजर करा तो उसका कुछ रिजल्ट आएगा, उसी रिजल्ट को हम मैग्नीट्यूड कहेंगे। तो हम किसी भी रिजल्ट को अगर लिखते हैं या किसी भी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको सबसे पहले तो क्या पता होना चाहिए? आपको सबसे पहले आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड कितना है, यानी आपने जो मेजरमेंट किया उसका रिजल्ट कितना है। अच्छा, मैग्नीट्यूड में भी दो चीजें, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, दूसरा यूनिट है। अभी उस पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शन, तो ये 3 टाइप की होती है। पहली होती है आपकी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरी आती है आपकी वेक्टर, तीसरी आती है टेंसर। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, मतलब जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दिया, दैट्स इनफ। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दोगे, इतना काफी है, आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में आपका क्या आ जाएगा?
the quantities which requires only magnitude but direction is not required. ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए टू रिप्रेजेंट देम, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन बताना जरूरी नहीं है। ऐसी क्वांटिटी को हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल बताओ सर इसका। एग्जांपल हो जाएगा आपका डिस्टेंस, दूसरा हो जाएगा आपका स्पीड, ठीक है, एरिया, ये सब क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी है। मास, टाइम, ठीक है सर। डिस्टेंस और स्पीड स्केलर क्वांटिटी कैसे आप बताओ? देखो भाई, अगर स्पीड आप डिफाइन करते हो तो स्पीड क्या हो जाएगी? डिस्टेंस ट्रेवलिंग पर यूनिट टाइम। तो आपको यहाँ पे स्पीड जब आप बता रहे हो कि एक कार 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, एक कार 50 मीटर, एक पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो आपने ये नहीं बताया कि वो किस डायरेक्शन में गया है, नॉर्थ में गया, साउथ में गया, लेफ्ट में गया, राइट में गया। आप अगर ये चीज डिफाइन नहीं करते हो, मतलब आपने सिर्फ क्या बता दिया 10 मीटर पर सेकंड अगर आप बोल रहे हो, तो इसका मतलब आपने क्या बताया? उसका मैग्नीट्यूड बताया, आपने डायरेक्शन नहीं बताई है ना। जब आप किसी बॉडी का बोलते हो कि मास, भाई इसका मास 50 केजी, इसका मास 10 केजी, इसका मास 100 ग्राम है, 200 ग्राम है, तब आपने क्या डायरेक्शन बताई कि मास किस डायरेक्शन में, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। आपको सिर्फ किससे काम चल जाएगा? आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा, है ना। अगर आप टाइम मेजर करते हो तो आप बोलते हो इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड हो गए, तो क्या आप डायरेक्शन बताते हो कि नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट? आपको ऐसे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऐसी क्वांटिटी हम जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके ही कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मेन वर्ड है कंप्लीटली, आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट उनके पास डायरेक्शन होती नहीं। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल मैंने लिख दिए। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपल, उनका पहला लेटर लिख दो, आप सिंबल लिख दो। जैसे मास का सिंबल हो जाएगा m, टाइम का सिंबल हो जाएगा t। इस तरीके से आप उनको सिंपल उनका पहला लेटर लिख दो, ये उनका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब दूसरी टाइप की होती है तो वही स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है? स्केलर के बाद आता आपका वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या हो जाएगी? सेकंड टाइप वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत होगी और मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए, डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। सर अगर डायरेक्शन नहीं बताएंगे तो क्या होगा? अगर डायरेक्शन नहीं बताओगे तो कंप्लीटली रिप्रेजेंटेशन नहीं माना जाएगा, आप गलत रिजल्ट उससे निकाल सकते हो, आपको गलत फहमी हो जाएगी, ठीक है। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई? द क्वांटिटीज या द फिजिकल क्वांटिटीज which require both magnitude and direction, both magnitude and direction, both magnitude and direction। याद रखना, both लिखा है, दोनों होने चाहिए भाई। जैसे तुम नाम और सरनेम यूज कर रहे हो ना, अगर तुम नाम बताओगे किसी को तो भी आप पहचान नहीं पाओगे। आपने बोला महेंद्र, तो इंडिया में कितने महेंद्र है? लाखों महेंद्र है, ठीक है। आपने सिर्फ बोल दिया कि धोनी, तो भाई धोनी बहुत सारे हो जाए। अब आप पूरा बोलोगे महेंद्र सिंह धोनी, तो मैग्नीट्यूड भी बता दिया आपने, डायरेक्शन भी बता दी। जिस तरीके से नाम और सरनेम, पूरा नाम अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आपको नाम और सरनेम दोनों बताने पड़ेंगे। उसी तरह क्या होगा, आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी को, वेक्टर को अगर कंप्लीटली रिप्रेजेंट करना है तो आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी और मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा। तो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, the quantities which require both magnitude and direction to completely representation, जिनका रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ेगी, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को आप वेक्टर कहोगे। तो एग्जांपल बताओ सर वेक्टर का।
वही आपका वेक्टर का वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी, एक कार है 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो अब आप जब वेलोसिटी बता रहे हैं तो आपको उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। मान लो मैं बोलूं कि इस पे एक फोर्स लगाओ, इस बॉडी पे आप फोर्स लगाओ, तो सबसे पहला आपका प्रश्न आएगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन करोगे सर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, इसमें लेफ्ट में लगाऊं, राइट में लगाऊं, ऊपर लगाऊं, नीचे लगाऊं, इंक्लाइन लगाऊं, कितने एंगल पर लगाऊं, फलाना ढिमका, आप सब चीजें पूछोगे, है ना। तो आपने ये बोल दिया कि आप सर इसको इधर लगाओ, लेफ्ट वर्ड इसको चलाओ, राइट वर्ड चलाओ, तो आपने इधर फोर्स लगा दिया, तो इसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि नहीं बतानी पड़ेगी। अगर डायरेक्शन नहीं बताओगे तो सर क्या होगा, तो कंप्लीटली रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। तो वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, ये सब आपकी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा वेलोसिटी, अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आपका जो भी उस क्वांटिटी का सिंबल है, जैसे वेलोसिटी का सिंबल है v, तो उसके ऊपर हम एक एरो लगा देंगे, ये एरो लेफ्ट टू राइट, ठीक है। एक्सेलरेशन इसके ऊपर एरो लगा देंगे, फोर्स इसके ऊपर एरो लगा देंगे, ठीक है। ये एरो, आप इस एरो से आपको पता चल जाएगा कि ये जो क्वांटिटी है भाई साहब ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको आप फिर जब आप डिफाइन करोगे तो आपको डायरेक्शन के साथ बताना पड़ेगा। इसका मैग्नीट्यूड तो बताओगे ही बताओगे, किस पे फोर्स लग रहा है, कितने न्यूटन का लग रहा है, पर आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तभी वो कंप्लीटली रिप्रेजेंटेशन होगा, तभी उसका मीनिंग निकलेगा। सर हम डायरेक्शन नहीं बताएं तो, फिर डायरेक्शन नहीं बताएं तो फिर वो देखो धमाल मूवी देखी होगी, तो उसमें बताता था कि गोवा में एक चर्च है, वहां पे चर्च के पास एक डब्लू का पेड़ है, उसके नीचे एक खजाना है, ठीक है। वो आपका दोस्त है, मान लो आपका दोस्त पूरा आपको बता रहा है कि ऐसा ऐसा है, और आपको बोल दिया कि वहां से उस पेड़ के 10 मीटर आसपास एक खजाना है। अब आपने पूरी बात सुनी नहीं, आप भग के आ गए और आपने खुदाई करना चालू कर दिया, आपने पूरा पूछा ही नहीं कि 10 मीटर ऊपर, 10 मीटर नीचे, 10 मीटर लेफ्ट में, 10 मीटर राइट में, किधर। आपने 10 मीटर खोद दिया, दाएं बाएं आपने सब जगह खोद दिया, आपको कुछ नहीं मिला। फिर 10 मीटर आपको गहरा खोदना पड़ेगा, अब ऐसे खोदने में आपको सालों लग गए, बहुत पैसा हो गया। अगर आप उससे थोड़ी सी बात पूछ लेते कि 10 मीटर किधर है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, कितने एंगल पर, फलाना ढिमका, अगर आप इतनी बात पूछ लेते और वो आपको इतनी बात बता देता तो आप आसानी से उस चीज को हासिल कर सकते, आपको इतना मेहनत और इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप कंप्लीटली रिप्रेजेंट करना चाहोगे किसी वेक्टर का, तभी मीनिंग निकलेगा जब आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बताओगे, अदरवाइज वो कोई काम का नहीं है। अच्छा सर एक और बात, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होता ही होता है, दे मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ। सर ये वेक्टर लॉ क्या है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी सिर्फ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने से वेक्टर नहीं बन जाएगी, ध्यान रखना। एक और चीज आ जाएगी यहाँ पर, वेक्टर लॉ को फॉलो कर लीजिए, दे मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ। सर ये वेक्टर लॉ क्या है, वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फलाना ढिमका, बहुत सारे लॉ होते हैं जो कि सिर्फ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी ही फॉलो करती है, मतलब जो इस लॉ को फॉलो करेगा उसे ही हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। देखो एक मान लो ये बॉडी, इस पे आपने फोर्स लगाया, इधर से 3 न्यूटन लगाया और ऊपर से इधर 4 न्यूटन फोर्स लगाया। अब मैं पूछूं कि इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना हो गया, तो आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हो कि 7 न्यूटन हो गया। क्यों भाई, 7 न्यूटन तो तब माना जाता है कि दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में होते, अपोजिट भी नहीं होते, एक ही डायरेक्शन में होते, तो ये 7 न्यूटन का इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन देखो ये 3 न्यूटन वाला इसको राइट में चलाना चाहता है, 4 न्यूटन वाला इसको नीचे चलाना चाहता है। अब ये बॉडी ना तो राइट में जाएगी ना नीचे जाएगी, ये बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगी, या इसकी टेंडेंसी इस डायरेक्शन में जाने की होगी। तो आपको फिर इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो इनका रिजल्टेंट जो भी आया वो डिपेंड करेगा इस एंगल पर। अभी एंगल 90 डिग्री है, तो ये रिजल्टेंट 5 न्यूटन आ जाएगा, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये अगर मैं इनके बीच का एंगल चेंज कर दूं, इस 4 को ऐसे लगा दूं और इस 3 को भी इस तरीके से लगा दूं, इस 4 को ऐसे लगा दूं, इस 3 को ऐसे लगा दूं, तो अब इनके बीच में एंगल चेंज हो गया, तो रिजल्टेंट एंगल पे डिपेंड कर गया ना। इसका मतलब क्या है, वेक्टर लो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। दो फिजिकल क्वांटिटी को आप सीधे सीधे ऐड नहीं कर सकते स्केलर की तरह कि 2 और 2 4 हो गया, ना 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 ना, उनका रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो डिपेंड करेगा उनके बीच के एंगल पर। इसी को हम बोलते हैं वेक्टर लॉ। नाम में ये वेक्टर, तो उनको वेक्टर लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि आप उनको सीधे सीधे ऐड नहीं करते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, उनके कुछ लॉ है, उसे कहेंगे हम वेक्टर लॉ। अब तीसरा टाइप आता है हमारा
तीसरा टाइप बहुत कम बच्चों को पता होता है, बट यू शुड नो, आपको पता होना ही होना चाहिए, शुड क्या, मस्ट नो, है ना। तो बच्चों को स्केलर और वेक्टर पता होता है, और कुछ बच्चों को ये भी नहीं मालूम कि भाई वेक्टर तभी मानी जाएगी जब वो वेक्टर लॉ को फॉलो करेगी। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो होगा ही होगा, वो तो जरूरी, बट एक और चीज जरूरी है कि वो वेक्टर लॉ को फॉलो करनी चाहिए। थर्ड जो टाइप है हमारा, थर्ड आता है आपका टेंसर। टेंशन नहीं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का होता है, ठीक है। अपन बात करें टेंसर, टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। तो टेंसर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? अगेन ये क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, जिनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। ध्यान से सुनना, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और जिनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत होती है, वो टेंसर के अंदर आती है। तो सर आप बोलोगे सर फिर वेक्टर और टेंसर में क्या फर्क है? वेक्टर के अंदर भी मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर के पास भी डायरेक्शन होती है। आप बोल रहे हो टेंसर के पास भी मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड टेंसर? डिफरेंस है बेटा, सबसे बेसिक डिफरेंस है कि वेक्टर वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए, लेकिन टेंसर वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई? वो वेक्टर थोड़ी है, वो वेक्टर जैसा है। समझ में आ रहा है? वो वेक्टर जैसा है ना। आपके चाइना के फोन एप्पल के कॉपी होते हैं, सस्ता आईफोन बोलते हैं उसको, तो वो कॉपी है, वो एप्पल नहीं है, समझ गए। तो ये टेंसर के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, बट ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेगा। क्यों करेगा? वो वेक्टर है ही नहीं, ठीक है। तो टेंसर क्वांटिटी क्या हो गई? इट रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बट अच्छा, डायरेक्शन टू रिप्रेजेंट, टू कंप्लीट रिप्रेजेंट। तो फिर मजा नहीं आएगा अगर आपने एक भी चीज नहीं बताई, या तो आपने डायरेक्शन चूका या आपने मैग्नीट्यूड चूका या दोनों चूक गए, तो फिर आपका रिप्रेजेंटेशन ही नहीं हो पाएगा ना। जैसे मैं बोलूं कि इस वायर के अंदर करंट बह रहा है, तो आप सबसे पहले बोलोगे सर कितने एम्पियर का करंट है? कितने एम्पियर का है? 2 एम्पियर का है। 2 एम्पियर का करंट इसके अंदर बह रहा है। फिर आप बोलोगे सर किस डायरेक्शन में? ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, दाएं बाएं, फलाना ढिमका। तो ये इसकी डायरेक्शन भी हो गई, ठीक है। तो जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा, डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, बट लेकिन वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती, बट दे डू नॉट फॉलो वेक्टर लॉ, वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो भी है उनको फॉलो नहीं करती। सर एग्जांपल दो, ऐसे समझ में थोड़ी आएगा। लो भैया एग्जांपल ले लो, करंट, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एमओआई बोल रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस आप बोल सकते हो, वैसे तो स्केलर होती है, ठीक है, एटसेट्रा। सर करंट टेंसर क्वांटिटी कैसे हुई? देखो भैया, एक वायर है, उसमें करंट बह रहा है, तो आपको उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, किधर है, लेफ्ट है, राइट है, क्या है, और आपको उसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ेगा। तो हो गई ना ये टेंसर क्वांटिटी, डायरेक्शन भी बता रहे हो, मैग्नीट्यूड भी बता रहे हो, ठीक है। सर फिर तो ये वेक्टर होने चाहिए, आप तो टेंसर बोल रहे हैं। हाँ भाई ये टेंसर है, क्योंकि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। सर कैसे नहीं करती? मान लो कि तुम एक वायर ले लो और ये इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। इधर से 3 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से 4 एम्पियर आ रहा। अभी अपन ने फोर्स लिया था 3 न्यूटन 4 न्यूटन। अब मैंने करंट ले लिया कि भाई इधर से 3 एम्पियर, इधर से 4 एम्पियर, I1 और I2, और यहां आके बताओ कितना करंट हो जाएगा। तो अंधा भी छू के बता देगा, छू के नहीं बताएगा, करंट लग जाएगा उसको। अंधा भी छू के बता देगा कि कितना करंट हो जाएगा, 7 एम्पियर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अच्छा भाई मान लो इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, मैं इस एंगल को चेंज कर देता हूँ, 10 डिग्री या 20 डिग्री कम कर देता हूँ, ये ज्यादा कर देता हूँ, 30 कर दिया, 40 डिग्री कर दिया, 100 डिग्री कर दिया। क्या ये 7 एम्पियर करंट ही मिलेगा हर बार या कुछ और मिलेगा? बताओ। ऑब्वियस सी बात है, ये करंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, 7 ही रहेगा। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट, शब्दों को समझना, इन दोनों का रिजल्टेंट 3 एम्पियर और 4 एम्पियर का रिजल्टेंट
इनके बीच के एंगल पर डिपेंड नहीं करता। मतलब आप इनको स्केलर की तरह जोड़ सकते हो। सर क्या बात है भाई, जैसे आपसे बोले कि 3 एम्पियर और 4 एम्पियर कितना है, तो भाई आप डायरेक्ट बता दोगे एक ही डायरेक्शन में तो 7 एम्पियर हो जाएगा, यानी कि ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करेगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है भाई, जब आप किसी बॉडी को रोटेट करते हो, घुमाते हो, तो एक ऐसा पैरामीटर या एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, एक बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि उसके रोटेशन का अपोज करती है, जो कि उस बॉडी को घूमने से रोकेगी। ऐसी क्वांटिटी को हम, उस पैरामीटर को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे। सर डायरेक्शन पे क्यों डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड तो बता दिया, डायरेक्शन पे क्यों डिपेंड करेगा भाई, डायरेक्शन पे इसलिए डिपेंड करेगा कि आप उस बॉडी को किधर घुमा रहे हो, एक्स एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो, वाई एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो, जेड एक्सिस के अबाउट घुमा रहे हो, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप घुमा रहे होंगे ना भाई। आपके यहाँ पंखा होता है तो पंखा घूम रहा है, तो पंखा किधर डायरेक्शन में घूम रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम रहा होगा, एक्स वाई जेड, या मान लो इस चीज को ऐसे में घुमा रहा हूं, इसके अबाउट घुमा रहा हूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्शन पे डिपेंड कर गया ना भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड कर गया ना, किस एक्सिस के अबाउट आप घुमा रहे हो उसकी दिशा पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो मतलब ये क्या हो गया, टेंसर क्वांटिटी हो गया। बट आप इसको स्केलर की तरह जोड़ सकते हो। जैसे आगे जाके आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ोगे तो I z बराबर I x प्लस I y, तो आप इसको डायरेक्टली जोड़ सकते हो स्केलर की तरह। मतलब ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है, ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। तो ये क्वांटिटी क्या कहलाएगी, ये क्वांटिटी कहलाएगी आपकी, ये क्वांटिटी आपकी कहलाएगी टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, अब एक चार्ट के माध्यम से, एक टेबल के माध्यम से हम समझते हैं कि स्केलर, वेक्टर और टेंसर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे आई विल ड्रॉ टेबल, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं उसके अंदर आपको एग्जाम्पल भी लिख दूंगा कि भाई स्केलर का एग्जाम्पल क्या है, वेक्टर का एग्जाम्पल क्या है। तो ध्यान से देखना इस टेबल को, ध्यान से देखना। ठीक है, सिंपल सी टेबल है, उसमें अपन कुछ कुछ पॉइंट टिक करेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले अपन सीरियल नंबर डालेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पीक्यू, चलेगा ना। ठीक है, आप सोच रहे होंगे पीक्यू का लिख दिया, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे सीरियल नंबर हो गया। उसके बाद अपन तीनों पैरामीटर, 3 पैरामीटर कौन कौन से, या 3 अपने पॉइंट कौन से भाई। पहला आपका है डायरेक्ट मैग्नीट्यूड, जिसके बिना काम चलने वाला नहीं है, ये तो होगा ही होगा। डायरेक्शन, डायरेक्शन चुनिंदा लोगों के, मतलब चुनिंदा फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होगी, पूरा लिख देता हूं मैं डायरेक्शन। और तीसरा हो जाएगा आपका वेक्टर लॉ, मतलब वो वेक्टर लॉ को फॉलो करती है या नहीं करती है। ओके, तो पहले भाई आएगा आपका स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। क्या स्केलर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है, जी बिल्कुल होता है, मैग्नीट्यूड तो सबके पास होता है। डायरेक्शन होती है क्या, नहीं होती है। क्या ये वेक्टर लॉ को फॉलो करेगी, नहीं करेगी, वो वेक्टर नहीं है, तो वेक्टर लॉ को फॉलो करने का प्रश्न ही नहीं है। बहुत बढ़िया सर, मतलब स्केलर। सर आपने बोला था आप एग्जाम्पल भी दोगे, बिल्कुल देंगे। लो भैया, मास, टाइम, एनर्जी एटसेट्रा। ऐसे तो सर बहुत सारे एग्जाम्पल है, भर भर के कितने एग्जाम्पल दोगे। ठीक है, दूसरी आती है आपकी टेंसर। क्या आती है, टेंसर। टेंसर नहीं, टेंसर। टेंसर का एग्जांपल दे दिया भैया मैंने, करंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, बिल्कुल होता है। क्या इसके पास डायरेक्शन होती है, बिल्कुल होती है। क्या इस ये वेक्टर लॉ को फॉलो करती है, नहीं करती भैया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। थर्ड आ जाएगा आपका वेक्टर, थर्ड आ जाएगा आपका वेक्टर। अच्छा, टेंसर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, टेंसर को जैसे स्केलर को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही टेंसर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टेंसर कुछ नहीं, एक स्केलर है, बस उसके साथ डायरेक्शन आप मिला दो। ठीक है, अच्छा वेक्टर के पास क्या मैग्नीट्यूड होता है, बिल्कुल होता है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, भाई डायरेक्शन के बिना तो वेक्टर नहीं रहेगा। और वो वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। सर नहीं करा तो, फिर नहीं करा तो वो वेक्टर नहीं कहलाएगा ना भैया। वेक्टर है तो वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हाँ करना चाहिए।
तो वेक्टर लॉ को फॉलो करेगा तभी वो वेक्टर कहलाएगा। मतलब इस टेबल से आप, चलो एग्जांपल लिख देता हूं, इस टेबल से आप इजीली लर्न कर सकते हो कि स्केलर क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, टेंसर क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती, बट ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती। और वेक्टर के पास तीनों होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, और ये वेक्टर लॉ को फॉलो करना चाहिए। वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेट्रा। जमाने भर के एग्जांपल है, इसके भी भर के एग्जांपल है। ठीक है, तो आपका ये था बेसिक लेक्चर जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटी समझा था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, हमने समझा था फिजिक्स क्या है, कोई लॉ कैसे बनता है। फिर फिजिकल क्वांटिटी के हमने टाइप पढ़े थे डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। उसके बाद हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन रिक्वायर, है ना। तो फिर हमें पता चला था कि 3 तरह की क्वांटिटीज होती, स्केलर, टेंसर और वेक्टर। फिर वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते थे, उनका जो सिंबल होता है उसके ऊपर हम एरो लगा देंगे तो उनकी पहचान हो जाएगी कि ये वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, फिर हमने टेबल बना ली, चार्ट बना लिया, और हमने इसमें 3 पैरामीटर रखे, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और वेक्टर। तो हमने बोला कि भाई जो पहले नंबर पे है उस पे एक ही टिक होगा, दूसरे नंबर पे टेंसर है उसमें 2 टिक हो जाएंगे, और वेक्टर है उसमें तीनों के तीनों टिक हो जाएंगे। तो ये आज का आपका पहला लेक्चर था। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि यूनिट क्या होती है, यूनिट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, और आगे हम 2-3 लेक्चर और बनाने वाले हैं उसको, मेजरमेंट क्या होता है, फिर हम कन्वर्जन करेंगे एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। ठीक है, तो आपको कैसा लगा आप जरूर बताना। थैंक यू।